नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जिस तरीके से रहस्यमयी खुलासे हो रहे हैं, उससे एक साफ चीज जो साफ तौर से नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि आखिर विपक्ष इतना बौखलाया हुआ क्यों है। और जब से हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव डाली है बेलाडांगा क्षेत्र में, उसके बाद से शायद आपको लगेगा कि ममता बनर्जी अचानक से, इससे पहले चाहे वो वक्फ को लेकर हो या फिर केंद्र सरकार की दूसरी पॉलिसियों को लेकर हो, एक तरीके से ममता बनर्जी ने यू टर्न लिया था और वो केंद्र सरकार के उन फैसलों से सहमत हो गई थी। लेकिन अब अचानक से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संवैधानिक तौर पर एक जो संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठा हो, उसकी टिप्पणी और यह कहना कि आपके किचन में जिस तरीके से हथियार रखे हुए हैं, अगर कोई गड़बड़ी होती है तो आपके पास हथियार है, साफ तौर से यह संकेत देना कि आप चुनाव आयोग के अधिकारियों के ऊपर हमला कर सकते हो। तो कुछ कुछ आपको याद आएगा शाहजहां शेख से, जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, उनकी जमीनों के ऊपर कब्जा किया गया, और जब भी वहां पर कोई जांच एजेंसी पहुंचती तो उनके अधिकारियों के ऊपर हमला कर दिया जाता। अब इसको अगर आप 1947 के बाद से अगर समझने का प्रयास करते हो तो आप सोचकर देखिए कि बंगाल के टुकड़े जो किए गए वो किस आधार पर किए गए। बंगाल के टुकड़े हुए कि एक पूर्वी बंगाल जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, जो कि भारत में रहना चाहता था, और दूसरा मुस्लिम लीग ने जिसके लिए वोट किया, जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, या हम कहें कि नया देश बनाना चाहता था। तो टुकड़े उसी आधार पे हुए। लेकिन आज के संदर्भ में अगर सच्चाई देखते हैं तो सच्चाई यह है कि उसी पश्चिमी बंगाल में हिंदू कमजोर या हम कहें कि अल्पसंख्यक नजर आता है। अब वैसे तो अल्पसंख्यक के लिए कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन पश्चिमी बंगाल की कहानी यही है। और उत्तर प्रदेश अपने आप में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। अब दोनों ही जगह से जब हम एसआईआर की प्रक्रिया को देखते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में 2,91,00,000 फॉर्म जो थे वो वापस लौटे ही नहीं, जो एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान दिए गए थे। अब सवाल उठता है कि इतने लोग अचानक से जो है वो कहां गायब हो गए, क्योंकि 2 करोड़ में 1 करोड़ के आसपास जो है वो अनुमानित करके हम लगा सकते हैं अनुमान कि हो सकता है उनकी मृत्यु हो गई हो, माइग्रेट कर दिए गए हो, या फिर डुप्लीकेट वोटर हो। लेकिन 2,91,00,000 यह आंकड़ा जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और योगी आदित्यनाथ ने तो कमर कसी हुई है, जिस तरीके से डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश में जगह जगह खोल दिए गए। तो साफ दिखाई देता है कि घुसपैठियों को अगर वो पकड़ में आते हैं, उनकी जांच होगी और उनको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन पश्चिमी बंगाल की स्थिति अब जो है वो अलग नजर आती है। अब ये अलग क्यों नजर आती है? और पश्चिमी बंगाल में अगर आप ममता बनर्जी को देखोगे तो अचानक से ममता बनर्जी के तेवर इतने बदलते हुए क्यों दिखाई देते हैं? बड़ा कारण एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहता हूं, जिस तरीके से ममता बनर्जी और टीएमसी ने जो माहौल क्रिएट किया है पश्चिमी बंगाल में, उसमें यह साफ तौर से दिखता है कि लोग वहां पर डरे हुए हैं। और जब तक इन लोगों का डर नहीं निकलेगा तब तक वो किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। तो यहां जहां हम ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी की बात करते थे, तो 2019 का लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि मतुआ समुदाय के जो लोग हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। तो इससे लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिली। लेकिन उसके बाद उस प्रोसेस को या उस प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया, तो उसका नुकसान 2022 में देखने को मिला। उसका एक दूसरा कारण और था, और वो कारण यह था कि वहां पर जो भी टीएमसी के अलावा किसी राजनीतिक दल को वोट करते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, उनके घर जला दिए जाते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। तो यह डर जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और इस कारण से हिंदू स्पेशली अगर आप देखोगे तो वो माइग्रेट करने पर मजबूर हो गए।
और डेमोग्राफी जिस तरीके से चेंज हुई, तो डेमोग्राफी चेंज होने का मतलब है आज भी पश्चिम बंगाल में 60 से 70 सीटें, चाहे उत्तर 24 परगना हो, मुर्शिदाबाद हो या फिर दूसरी जगह हो, जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हुई है, तो ये सीटें ऐसी है जो निर्णायक साबित होती है। और यहां पर मुस्लिम आबादी की जब हम बात करते हैं, तो ये जो आंकड़ा है वो 45% से 50-60% तक चला जाता है। अब जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, तो इसे रोकने के लिए विपक्ष ने तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, और जब विपक्ष को लगा कि बिहार में ही वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि टीएमसी के सामने बिहार का उदाहरण था, बहुत कम समय में किस तरीके से चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की। अब उस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट को भी यह लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी, मौखिक टिप्पणी जो है वो आप याद करिए, जिसमें यह कहा गया कि आप एक गड़बड़ी लेकर आइए, हम पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। लेकिन विपक्ष उसमें कामयाब नहीं हुआ। तो मुद्दा बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन विपक्ष कामयाब नहीं हुआ, और 65 लाख प्लस 3 लाख लगभग जो है वो 68-69 लाख वोट कट गए। और अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संसद में जो आंकड़े दिए कि जहां पर डिलीशन हुआ, उन सीटों के ऊपर या तो कांग्रेस पार्टी जीती है या फिर आरजेडी जीती है, वैशाली की सीट हो या कोई दूसरी सीट हो, जिनके नाम भी लिए गए गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अब इसके उलट जब हम पश्चिमी बंगाल को देखते हैं, तो पश्चिमी बंगाल में मामला आया, लेकिन अब जो है वो टीएमसी ने, विपक्ष ने एक रणनीति बनाई और बीएलओ की मौत को एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया, क्योंकि बीएलओ की मौत ये एक संवेदनशील मुद्दा था। अब यहां पर जो है वो ये कहा जाने लगा कि बीएलओ के ऊपर दबाव था। तो सवाल ये उठता है कि बीएलओ पर किस बात का दबाव था, क्योंकि एक सरकारी जो शिक्षक होता है, उसको जिस तरीके से लगभग 1 महीने से ज्यादा समय में या 1 महीने में 1200 लोगों का डेटा चुनाव आयोग तक देना होता है, वेरीफाई करना होता है, तो दिन में कितना करना पड़ता है आप समझ सकते हैं। और अगर बीएलओ इतना भी प्रेशर नहीं झेल सकते, तो फिर मुझे लगता है उन लोगों के लिए पद जो है वो छोड़ देने चाहिए जो इसके लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन पद भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो फिर अचानक से ये मुद्दा जो है वो बना कैसे? तो मुद्दा बना क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में अपनी जो दलील दी, उसमें यह था कि बीएलओ को धमकाया जाता है, मजबूर किया जाता है, उनके साथ जबरदस्ती की जाती है, और किस चीज की? या तो नाम जोड़ने की, या फिर उनको घुसने ही नहीं दिया जाता। तो क्यों नहीं घुसने दिया जाता? सच्चाई निकल कर आती है कि कलकत्ता की जो गुलशन कॉलोनी थी, वहां पर हजारों की संख्या में मतदाता जो है वो गायब मिले। तो फिर सवाल ये उठता है कि अचानक से ये लोग गए कहां? अब दूसरा, क्योंकि एक होता है कहना, आरोप लगाना और प्रत्यारोप लगाना, दूसरा होता है सच्चाई। जिस तरीके से बांग्लादेश की जो सीमा है उसके ऊपर सैकड़ों की संख्या में लोग डेली जो है वो माइग्रेंट, या हम कहें कि वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। अब सैकड़ों की संख्या में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीएसएफ के आधिकारिक जो बयान है वो ये है कि 300-400 से संख्या जो है वो रोजाना 500 तक चली जाती है। अब ये लोग कौन है? अगर ये हम एवरेज लेकर चलें, 500 लोगों का एवरेज लेकर चलते हैं, तो भी आप अंदाजा लगाइए कि 30 दिन में कितने लोग जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर पे पहुंचे होंगे। और उनमें से जब उन लोगों से पूछा जाता है और फिर ये कहते हैं कि कहीं वो जो है वो 3 बार वोट कर चुके हैं, जबकि वो असल में बांग्लादेशी है। अब उससे भी बड़ा एक, जिसको हम कहते हैं कि लॉजिकल तर्क क्या होता है, जिस तरीके से आपको पता होगा, एक सोनाली खातून जिसकी मां थी स्वीटी, तो स्वीटी खातून और भोंदू शेख ये एक याचिका लेकर गए थे, क्योंकि दिल्ली से उनकी बेटी और उनके दामाद को पकड़कर डिटेंशन सेंटर भेजा गया और 3 दिन के अंदर बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट की बेंच ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार 1 महीने में उन लोगों को वापस लेकर आए। केंद्र सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सीजीआई ने जो टिप्पणियां की मौखिक रूप से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह चाहता है कि कोई भी टिप्पणी जो है वो आगे के लिए
एक तरीके से आदेश ना बने, किसी ऐसे मुकदमे का सहारा ना बने, इसलिए केंद्र सरकार को मौखिक रूप से यह कहा कि आप एक बार उनको लेकर आइए, उनके ऊपर सुनवाई करिए। तो सोनाली खातून भारत आ चुकी है। अब उस प्रक्रिया में सवाल यह उठता है कि आखिर जब किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ती है, डिटेंशन सेंटर भेजती है, उसको वेरीफाई करती है और वेरीफाई करने के बाद में उसको बांग्लादेश बॉर्डर पर लेकर जाती है, तो अब सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश की जो सेना है, जो पुलिस है, वो उन लोगों को क्या बिना वेरीफाई किए हुए बांग्लादेश में वापस ले लेती है? तो इस प्रक्रिया को अगर हम समझेंगे तो वहां पर जिस जगह का वो नाम लेते हैं कि हम इस बांग्लादेश में इस जगह से हैं, तो उस जगह के पुलिस थाने को जो है वो सूचना भेजी जाती है, फिर वो वेरीफाई करते हैं और जब उनको लगता है कि सारी जानकारी जो है उसमें जिसको कहें कि सच्चाई है, तो उसके बाद में कागजी प्रक्रिया के दौरान वो उस व्यक्ति को ले लेते हैं और उसको वहां पहुंचा दिया जाता है जहां का वो है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत सरकार ने उनको बॉर्डर के ऊपर से तारबंदी या जहां नहीं थी, क्या उनको उठा के बाहर फेंक दिया, या फिर बांग्लादेश की सेना ने उनको एक कानूनी तरीके से अपने साथ लिया? तो ये दोनों चीजें जो है वो बड़ी समझनी जरूरी है। अब इस प्रक्रिया के दौरान जब हम ये कहते हैं कि रहस्यमय तरीके से क्या खुलासे हो रहे हैं, जो ममता बनर्जी के लिए दर्द है, और ममता बनर्जी की समस्या अब बढ़ाई है हुमायूं कबीर ने, क्योंकि हुमायूं कबीर और एएमआईएम, सीधे तौर पे तो एएमआईएम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन खबर ये आ रही है कि एएमआईएम कुछ सीटों पर हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। अब यह चुनौती है ममता बनर्जी को, और चुनौती इसलिए है क्योंकि जब हम बंटवारे को देखते हैं तो जिस आधार पर जो बंटवारा हुआ, तो मुस्लिम लीग के वो नेता, क्योंकि इसके ऊपर हम जो है वो उनके नाम लेकर एक वीडियो जरूर बनाएंगे कि वो कौन से नेता थे जो पाकिस्तान तो चाहते थे, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद वो हिंदुस्तान में रह गए। और आज स्थिति यह है क्योंकि कांग्रेस जो है इस बंटवारे को लेकर जो तर्क देती है, और तर्क यह है कि बंटवारे का आधार यह था कि एक बड़ी समस्या आ गई थी, और बड़ी समस्या यह थी कि खान पान, वेशभूषा और रिलीजियस जो मान्यताएं थी उसके आधार पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। तो अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम को छोटा किया, कांग्रेस पार्टी ने रघुपति राघव राजाराम के साथ जो जिस तरीके से जो है वो छेड़छाड़ की गई, और भारत के संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द तक जो है वो ऐड कर दिए गए। तो क्या बंटवारे से जो समस्या का समाधान होना था 75 साल के इस दौरान, क्या उसका समाधान हुआ? तो आज की हकीकत यह है कि आज भी ये लोग जो है वो इस देश का खाते हैं, लेकिन उस देश का गाते हैं। और यही एक वजह है कि बाबर जैसे आक्रांता के नाम पर बाबरी मस्जिद और लाखों लोग सड़क पर आ जाए ईंटें लेकर, तो आप समझ सकते हैं कि उनको पाकिस्तान और बाबर से कितना प्रेम है। अब ममता बनर्जी को यह लगता है कि इससे हिंदू जो वोटर है या भारतीय जनता पार्टी का या ममता बनर्जी के खिलाफ का जो वोटर है वो कंसोलिडेट होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, और एक वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है उसको लेकर इसके खिलाफ खड़े होते हैं, वो किसी भी सूरत में चाहे किसी भी हद तक भारतीय जनता पार्टी उनके विकास के लिए प्रयास करे, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, तो फिर वो किसके साथ जाएंगे? तो उनके लिए अब एक ऑप्शन हो गया, क्योंकि हुमायूं कबीर मसीहा बन गया, और आपको पता भी है कि विदेशों से करोड़ों रुपए का दान आ गया। तो ऐसे में एएमआईएम और हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को एक बड़ा डेंट पहुंचाएंगे। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और एक तरीके से पोलराइजेशन। अब जब हम इस सूची की बात करते हैं तो अब चौंकाने वाले आंकड़े क्या निकल कर आए? तो चौंकाने वाले आंकड़े ये निकल कर आए कि 85 लाख मतदाता जिनके पिता के नाम में गड़बड़ पाई गई, एक दो नहीं 85 लाख। और एसआईआर विपक्ष जो मुद्दा उठाता था वो यही उठाता था कि मतदाता सूची में गड़बड़ियां है, और देश का हर नागरिक जो है वो ये कहता है कि है, तो इसमें सुधार होना चाहिए। अब ये गड़बड़ियां किस तरीके की है? तो इसमें 13.5 लाख ऐसे लोग, ऐसे मतदाता है जिनके मां बाप एक ही है, और अगर आप 2002 की उस प्रक्रिया की उस सूची का अगर आप देखोगे जिसमें इनका नाम जोड़ा गया था, तो उसके बाद से अगर किसी का पिता का नाम वही है तो फिर वो दूसरे व्यक्ति की माता का नाम है। तो अब इसमें
एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये गड़बड़ी तो नहीं हो सकती। तो गड़बड़ी नहीं है तो फिर क्या है? क्योंकि मानवीय गड़बड़ी 1 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है। लाखों में मतलब 13.5 लाख लोगों के माता पिता के नाम में ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये संदिग्ध एंट्री है। अब ये एंट्रीज कैसे हुई, ये अपने आप में जो है वो बड़ा विषय है। उसके अलावा एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे, कि मानवीय गड़बड़ी का मतलब टाइपिंग में कोई गड़बड़ी हो गई। तो इतने बड़े लेवल पे गड़बड़ियां नहीं हो सकती। अब आते हैं दूसरा। तो एक 13.5 लाख और दूसरा 11,95,230 ऐसे लोग, ऐसे मतदाता सामने आए जिनके पिता की उम्र 15 साल, 14 साल या 13 साल है, जो कि बायोलॉजिकली अगर आप देखें तो यह संभव नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर भी जो है संदिग्धता नजर आती है। और उससे भी ज्यादा कुछ तो ऐसे भी केसेज है 3,29,000 के आसपास, जिनमें उनके दादाजी की जो उम्र जब निकल कर आती है तो वो 40 साल से भी कम आती है। तो आप सोचकर देखिए, क्या यह संभव है क्या? और ऐसा एक मामला नहीं, 2 मामला नहीं, 3,29,000। और एक और जिसको हम कहें कि 24,21,000, उससे भी ज्यादा मामले ऐसे हैं जिनमें एक ही पेरेंट्स के, या कहें कि माता पिता के 6 से ज्यादा बच्चे हैं। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से घुसपैठियों के आधार कार्ड बनाए होंगे। और एक ही तरीके से, या हम कहें कि एक ही नाम से, एक ही पते से कितने ऐसे लोगों के जो है वो फर्जी वोटर कार्ड बनाए होंगे। तो ये एक जो है वो बड़ा वोट बैंक तैयार किया गया। अब सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचाने के लिए जब इस तरीके के स्टेटमेंट दे रही है, बावजूद इसके घुसपैठियां रुकने को तैयार क्यों नहीं? तो इसका सवाल का जवाब अगर हम ढूंढते हैं तो जवाब मिलता है कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाए, राशन कार्ड बनवाए, वोटर कार्ड भी बनवाए, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों ने बैंकों में खाते भी खुलवाए। और आज सरकार की जो भी सरकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का ये लोग लाभ भी ले रहे हैं। अब इन लोगों को लगता है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ये कागज नहीं दिखा पाए तो इनकी जांच होगी। जांच होगी तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, और इनको बैठे बैठे जो पैसा आ रहा है इनके खातों में, जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो इनका बंद हो जाएगा। तो इन लोगों को लगता है कि इस वक्त जो है वो वापस बांग्लादेश चले जाए, और जब चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाए तो उसके बाद ये लोग वापस जो है वो बंगाल में एंट्री कर जाए, जिसकी पूरी संभावना जो है वो साफ तौर से दिखाई दे रही। तो एक तरीके से एक ऐसा राज्य जो मुस्लिम बाहुल्य, और दूसरा जिसमें डेमोग्राफी चेंज हुई, जिसका बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर। लेकिन आज स्थिति यह है कि हिंदू वहां से पलायन करने के लिए मजबूर है, और आसाम जैसे राज्यों में शरण भी लिए हुए हैं। कई बार जो है वो कई रिपोर्ट्स में इसका खुलासा भी हो चुका है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।